नाजरीन, अमेरिका और ईरान के बीच में दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई। मैं आपको बता दूं एक्चुअली हुआ क्या। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से आपको मैं शुरू कर देता हूं। सबसे पहले तो यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि खिलाफ वर्जी जो है जंगबंदी की वो ईरान ने की है, जबकि ईरान का यह कहना है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी अमेरिका ने की है। हुआ यह कि मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि एक दिन पहले ओमान के करीब से एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की थी अमेरिकन ने कि यहां से वो ऑयल टैंकर्स को और बहरी जहाजों को निकालेंगे आबनाए हुर्मुज़ में से। तो ईरान ने फौरी तौर पे वार्निंग जारी की थी और यह कहा था कि यहां से पीछे हट जाए, और कुछ जहाज वापस चले गए थे। अब अमेरिका यह कह रहा है कि ईरान ने सिर्फ वार्निंग जारी नहीं की थी, बल्कि ईरान ने वहां पे ड्रोन फायर किए थे, जिनमें से 3 ड्रोन ऐसे थे जिन्हें नाकाम बना दिया गया, और एक ड्रोन आकर एक सिंगापुर का जहाज बताया जा रहा है जिसका नाम है MV एवर लवली। वो कहते हैं जी इस जहाज को आकर एक ड्रोन लगा जिससे नुकसान हुआ। तो ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है ईरान ने। अमेरिका का स्टेटमेंट ये है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी फिर हमने ईरान पे हमला करना था। अब जो ईरान पे अमेरिका ने हमला किया है उसके मुताबिक अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड है वो तस्दीक करते हैं कि उन्होंने ईरान के अंदर मिसाइल और ड्रोन के गोदामों और रेडार के मराकज के ऊपर बमबारी की है। जहां से वो ड्रोन उड़ाते हैं, जहां से वो मिसाइल उड़ाते हैं और जहां पे उनके रेडार लगे हुए हैं, इन मराकज के ऊपर अमेरिका ने बमबारी की है। अमेरिका के मुताबिक ये जवाबी कार्रवाई थी, क्योंकि ईरान ने 25 जून को सिंगापुर के एक कार्गो जहाज पर ड्रोन हमला किया था, जब वो जहाज ओमान के रास्ते आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहा था। अब देखें, आबनाए हुर्मुज़ के मामले में ईरान और ओमान ने जिम्मेदारी उठाई है और अमेरिका ने उन्हीं के साथ बातचीत की है। तो ईरान और ओमान का यह कहना है कि यहां से जो जहाज गुजरेंगे उन्हें हम गुजारेंगे। ये पहले की तरह कभी नहीं हो सकता। हम माहौल को बचाने के लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक फीस लेंगे, जबकि अमेरिका कहता है यहां पे कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। अब इस चीज का अभी तक फड्डा पड़ा हुआ है, इन मामलात को तय होना। लेकिन इस बीच में अमेरिका ने वहां से कुछ जहाजों को गुजारने की कोशिश की, जिससे एक टेंशन क्रिएट हुई और अब अमेरिका ने बाकायदा बमबारी कर दी है ईरान के ऊपर। बमबारी के बारे में जो ईरान का स्टेटमेंट है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। यानी अमेरिका ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमने हमला किया, हम दोबारा भी हमला करेंगे, और हमने हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। और ये एक्सप्रेस पे भी खबर छपी हुई है, BBC पे भी छपी हुई है, हर जगह पे ये खबर आ रही है। और वो ये कह रहे हैं कि ईरान का ये इकदाम आलमी तजारत की अहम गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी के लिए भी खतरा है, लिहाजा जनाब अमेरिका ने यह बमबारी कर दी है। अब इसके जवाब में जो ईरान ने स्टेटमेंट दिया वो ये है। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि ईरानी बहरिया और फिजाइया ने ईरान के शहर सरीक पर होने वाले अमरीकी हमले का मुकाबला करते हुए हमला आवर अफवाज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। पासदारानी इनकलाब ने दावा किया कि अमरीकी हमला नाकाम बना दिया गया है और खबरदार किया है कि अमरीकी हमले का जवाब अब दिया जाएगा। यानी अब जो बमबारी अमेरिका ने ईरान में की है उसके बदले में ईरान अमेरिका पे बमबारी करेगा। कहां करेगा, किस वक्त करेगा, वो ईरान ने नहीं बताया। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ईरान का रद्द-ए-अमल तेज होगा और फैसला कुन होगा, और वो ऐसे वक्त और मकाम पर किया जाएगा जिसका इंतखाब ईरान खुद करेगा। अब देखें ना, ईरान ने अगर जवाबी कार्रवाई करनी है तो उसको फौरी तौर पे करनी पड़ेगी। अभी तक ये तीसरा ऐसा मौका है जब ईरान के ऊपर अटैक किया गया और ईरान ने सब्र का मुजाहरा किया। यानी लास्ट 2 ऐसे मौके हो चुके हैं, एक इसराइल की जानिब से और उसके बाद एक अमेरिका की जानिब से भी, जब ईरान ने वापस जवाबी कार्रवाई नहीं की। और वो ना करने की वजह यह है कि जो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं, जिनमें कतर, पाकिस्तान और मिस्र वगैरह शामिल हैं, इन्होंने ईरान को जवाबी कार्रवाई से बाज रखा ताकि मुज़ाकरात में खलल पैदा ना हो। अब तीसरी मरतबा ये इंसिडेंट हुआ है। ईरान को अगर जवाबी कार्रवाई करनी है तो वो फौरी तौर पे करेगा, मेरे ख्याल में अगले 24 घंटों के अंदर। और अगर ईरान अभी जवाबी कार्रवाई नहीं करता तो फिर जो मुस्लिम ममालिक हैं, बरदर इस्लामी ममालिक हैं ईरान के, वो दोबारा से कोशिश कर सकते हैं ईरान को सब्र करने के लिए, तलकीन करें और ईरान को रोकें कि आप जवाबी कार्रवाई ना करें, वरना ये जो मुज़ाकरात का अमल है या जो मायदा ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ जिसमें ईरान को बहुत फायदा है, वो मामला खराब हो जाएगा। देखिए, अमेरिकन को ये बात भी समझ आ गई है कि ईरानियों ने ना तो मैदान में लड़ाई हारी है, ना ही ईरानियों ने लड़ाई हारी है टेबल पे, और टेबल पे भी जो कुछ ईरानियों ने हासिल कर लिया है वो कुछ कम नहीं है। तो अमेरिकन को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि ईरानी कितनी बड़ी लड़ाई जीत गए हैं और तारीख के अंदर भी उनकी जीत लिख दी जाएगी। तो अब उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो आपको नजर आ रही है। ईरान का देखना पड़ेगा वो सब्र करता है या दोबारा से अटैक करता है।
ईरान ने इसके ऊपर अपना एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। एक और डेवलपमेंट हुई है नादरीन इस रीजन में, और वो डेवलपमेंट हुई है लबनान और इसराइल के बीच में। अमेरिका ने सालसी करवाई और एक फ्रेमवर्क का एक वायदा है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए गए। ये लबनान और इसराइल के बीच में मुज़ाकरात हुए, इसराइल भी खुश है, लबनान भी खुश है। ये दोनों ममालिक तो खुश हैं, लेकिन हिजबुल्लाह खुश नहीं है। हिजबुल्लाह ने इसके खिलाफ भी स्टेटमेंट जारी किया है और हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इस तरह सरेंडर नहीं करेंगे इसराइल के सामने। देखिए, इसको जरा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि लबनान के अंदर जो हुकूमत है वो उतनी मकबूल नहीं है। वहां पे हिजबुल्लाह हुकूमत से ज्यादा मकबूल है, लेकिन हुकूमत हिजबुल्लाह की नहीं है। हिजबुल्लाह के लोग हुकूमत का हिस्सा जरूर हैं। अब ये किस तरह मैनेज किया गया है, इसके लिए एक बड़ा लंबा वीलॉग करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हिजबुल्लाह लबनान में हुकूमत में नहीं है, और जो हुकूमत लबनान की है वो अवामी हुकूमत नहीं है कि बड़े पैमाने पर जो है वो अवाम उस हुकूमत के साथ खड़ी हो। मकबूलियत जो है वो हिजबुल्लाह के साथ है। अब मामला यह है कि जो हुकूमत है वो हिजबुल्लाह से भी उसको प्रॉब्लम है, और इसराइल के साथ उनके मामला अच्छी तरह तय हो जाते हैं, अमेरिकन के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो अब अमेरिकन ने सालसी करवाई है और हिजबुल्लाह को बाहर रखकर एक मुआहिदा कर लिया लबनान ने और इसराइल ने। अब हिजबुल्लाह इस मुआहिदे को जो है वो एक कमजोरी समझ रहा है, यानी वो इस तरह का मुआहिदा नहीं करना चाहते थे। वो कहते हैं जी, जो इस्लामाबाद का हमारा मुआहिदा है, जो मामला चल रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में, उसकी रोशनी में हमें आगे बढ़ना चाहिए था। बहरहाल ये चीजें चलती रहेंगी। अभी देखते हैं कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में आने वाले वक्तों में मामला क्या होता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि वो अपने हथियार भी तैयार रखेंगे और वो लड़ाई के लिए भी तैयार रहेंगे और वो किसी किस्म का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुशरा बीबी का पैगाम बाहर आया और वहां से पता चला कि इमरान खान साहब की हालत क्या है और उनकी आंख के हवाले से जो हुकूमत दावे कर रही है वो दावे कितने दुरुस्त हैं। सबसे पहले तो जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज वट्टू, उनका स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इमरान खान की बहनें क्या कह रही हैं और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी ने जेल से क्या पैगाम भिजवाया है और इमरान खान साहब की हालत कैसी है, खास तौर पे उनकी बिनाई जिस आंख की मुतासर हुई है वहाँ मामलात कैसे हैं। एक तो मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि जो प्रेस रिलीज जारी की गई अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से, यानी पिम्स ने रात गए एक प्रेस रिलीज जारी की थी। हालांकि रात गए कौन जारी करता है, कोई पीआरओ भी नहीं होता, कोई डिपार्टमेंट भी नहीं होता, लेकिन वो पहले से बनाया हुआ एक पेज उन्होंने जारी कर दिया था। तो वो जो पिम्स की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें इमरान खान साहब की आंख के हवाले से कोई तफसीलात मौजूद नहीं है, यानी उसमें नहीं बताया गया कि कितने % उनकी हालत आंख की बेहतर है और किस हद तक बेहतर है। तो ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है जिसमें हुकूमत ये दावा कर रही हो या डॉक्टर्स ये दावा कर रहे हो कि इमरान खान साहब की आंख ठीक हो रही है या पहले से बेहतर है या बेहतरी की तरफ जा रही है। अब मरियम रियाज वट्टू साहबा का जो स्टेटमेंट है वो कहती है मेरी भाभी और बुशरा बीबी की बेटी के खानदान ने बुशरा बीबी से मुलाकात की और चूंकि खान साहब को कल रात ही दूसरी इंजेक्शन लगाई गई है, इसलिए अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि इसका कोई असर हुआ है या नहीं। इनकी आंख अभी भी सूजी हुई है और इनकी हालत गुज़िश्ता हफ्ते से बदस्तूर वैसी ही है जैसी पहले थी। खान साहब ने एक बार फिर जोर दिया है कि उनकी बहनें जो इनके वकला के साथ काम कर रही हैं फौरी इजाज़त के लिए दरखास्तें दायर करें ताकि उनके ज़ाती डॉक्टर्स उनका मुआयना कर सकें। ये जनाब मरियम रियाज वट्टू साहबा ने कहा, जो बुशरा बीबी की बहन है। उस्मा खानम जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जहां से शक्कू शुबात मजीद बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा जी हमें यकीन नहीं है कि इमरान खान के जो ब्लड टेस्ट किए गए हैं ये इमरान खान के हैं या किसी और के हैं। कौन से टेस्ट किए हैं, किसके सामने किए हैं, टेस्ट का रिजल्ट इमरान खान का रिजल्ट है या किसी और का है। जब तक इन लोगों के सामने टेस्ट नहीं होंगे जिन पर हमें एतबार है तब तक हमें तसल्ली नहीं होगी। ये जो छुपा रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है। देखें, ये इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान थे जब नवाज शरीफ साहब के जाली टेस्ट करके उन्हें बताया गया कि इनके तो प्लेटलेट्स बेड़े गर्क हो गया और हर थोड़ी देर के बाद एक जाली टेस्ट आ जाता था और दबाव मजीद बढ़ जाता था। अदालतों के अंदर मामला जा रहे थे, मीडिया के अंदर मामला जा रहे थे, हत्ता कि कैबिनेट को बैठ के फैसला करना पड़ा कि नवाज शरीफ के साथ करना क्या है। फिर अदालत को एक स्टाम्प पेपर देकर इमरान खान से इजाज़त लेकर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। फिर एस्टेब्लिशमेंट के जो बहुत करीबी शख्स हैं फैसल वाडा, बल्कि वो खुद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही होते हैं, तो फैसल वाडा ने ये इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ का जो खून था
वो नवाज शरीफ का नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने यहां तक बताया कि वो किसी जानवर का खून था और नवाज शरीफ की जाली रिपोर्टें बनाई गई थी। और हत्ता के फैसल वाडा ने कहा वो रिपोर्टें तो घर बैठकर बनाई गई थी, उनका तो किसी लेबॉर्ट्री से ताल्लुक कोई नहीं था, तो जाली रिपोर्टें नवाज शरीफ की बनाई गई थी। तो जिन्होंने नवाज शरीफ की जाली रिपोर्टें बना के उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को धोखा दिया, आज वही इमरान खान जेल के अंदर है, तो वो अब धोखा नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। जो वजीर आजम को चीट कर सकते हैं, वो एक कैदी को चीट करने में उनको क्या प्रॉब्लम है, वो कर सकते हैं। अलीमा खानम का जो स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में अलीमा खानम ही फैमिली के मामलात को ऑलमोस्ट लीड करती हैं और उनका बयानिया जो है या उनका जो स्टेटमेंट है वो माना जाता है मुस्तरद। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान ने पैगाम दिया कि उन्हें नजर नहीं आ रहा, मेरे डॉक्टरों को मुझ तक रसाई दी जाए, ये है जी सिंपल बात। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान से आज भी किसी की मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान ने बहनों के साथ जो है वो बाद में बाहर आके गुफ्तगू की और बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी फैमिली के साथ हुई, उनके ज़रिए से जो है वो खबर बाहर आई और इमरान खान साहब ने पैगाम दिया कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा, मेरे डॉक्टरों को मुझ तक रसाई दी जाए। ये बात अलीमा खानम ने बताई बुशरा बीबी के ख़ानदान से पूछ कर। अब ये इमरान खान साहब की बहनें स्टेटमेंट दे रही हैं, बल्कि उन्हें चोट भी लग गई। नौरीन खानम को बड़ा अफसोसनाक, वो मैंने तस्वीर देखी, वीडियो देखी, बड़ी तकलीफ हुई मुझे भी। एक और खातून थी सद्दफ, उनको ज़्यादा चोट लगी है, वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बचत हो गई, जान बच गई और कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसकी भरवाई नहीं हो सकती। लेकिन ये खवातीन है, तो रियासत को जो है वो इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए, बहुत ही बदनसीबी है जो इस वक्त किया जा रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब की जो रिपोर्टें हैं वो उनकी फैमिली के साथ शेयर नहीं की जा रही। अभी तक इमरान खान साहब के मुआलिजीन जो हैं वो उन्हें नहीं देख पाए, अभी तक उनकी फैमिली जो है वो इमरान खान साहब से नहीं मिल पाई। अब इसकी एक वजह तो ये है कि आसिम मुनीर साहब नहीं चाहते और उनकी ये जिद है कि इमरान खान का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि उनका कोई स्टेटमेंट बाहर आता है तो मुझे चैलेंज करते हैं आसिम मुनीर साहब को, ये लगता है, और वो मुकाबला कर नहीं सकते। DGI SPR भी बोल बोल के थक गए, लिहाजा उन्होंने सोचा कि इमरान खान की आबादी बंद कर दो, मुलाकात करवाओ ही ना। दूसरा, या तो ये जेल में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि बाहर किसी को पता ना चले, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने और बाकी लोगों ने दावा किया कि हम इनके खानदान के किसी और शख्स को मिलवा सकते थे, लेकिन खानदान के अंदर भी जो डॉक्टर हैं, एक वो बरकी साहब डॉक्टर हैं, एक इमरान खान की बहन डॉक्टर हैं, उन लोगों को मिलवाने से इनकार किया। यानी ये चाहते हैं कि कोई डॉक्टर इमरान खान के करीब ना जाए, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो फैमिली के बाहर हो, या इमरान खान साहब का जाती मुआलिज हो। सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स जिनको चुना जाएगा वही डॉक्टर जाएंगे और जाकर इमरान खान साहब को देखेंगे। अब वहां सोर्सेज से खबरें बाहर आती रहती हैं, इससे पहले भी आती रही हैं, आइंदा भी आती रहेंगी, आपको पता चल जाएगा। दूसरी जानिब नादरीन, जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाने का ऐलान किया था सुहेल आफरीदी ने, उसके ऊपर बहुत रोला पड़ गया है। पार्टी का एक धड़ा जो है वो डट गया है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, नौजवानों को इकट्ठा करना चाहिए, बड़े पैमाने पर एक ताकतवर फोर्स नौजवानों की तैयार करनी चाहिए और बगैर लड़े पुरअमन तरीके से एहतजाज करके और एक मुनज़्ज़म तरीके से इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता निकालना चाहिए। तो अब इसका नाम बदलने की बातचीत हो रही है, क्योंकि लफ्ज़ फोर्स जो है उस पर लोगों को एतराज़ आ गया कि जनाब ये फोर्स कैसे हो सकती है, तो फोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए, तो इसका कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। अब इस पे बहस हो रही है, कुछ लोग डट गए हैं, कुछ लोग जो है वो नया स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन इस पे जुनैद अकबर साहब ने एक बात की है। जुनैद अकबर साहब का कहना है, रिहाई फोर्स के नाम पर पार्टी में इख्तलाफ राय है, हम अब भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन जब आप हमें दीवार के साथ लगाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचता है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो उन्हें एहतजाज करना पड़ेगा, वो भी इस बात को समझते हैं। एक तरफ तो यह एहतजाज का मामला बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो पा रही और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज दहशतगर्दी को रोकने में नाकाम है। यानी वो कोशिश करते हैं, कुछ वाकयात रुक भी जाते हैं, लेकिन वाकयात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं दहशतगर्दी के, और इसी की वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के कुछ ठिकानों के ऊपर अटैक किया। पाकिस्तान का कहना है कि वहां बड़े पैमाने पर दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि अफगानिस्तान का यह कहना है कि वहां पे सिविलियंस की हलाकतें हुई हैं। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है, जैसा कि हम सबको पता था। तो अभी एक और दहशतगर्दी का वाकया हुआ, ये बड़ा खौफनाक इंसिडेंट हुआ है भक्कर, ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली बैनुस्सूबाई दाजल चेक पोस्ट है एक, वहां पर खुदकुश हमला हुआ। बाकायदा इसकी वीडियो भी आ चुकी है कि कैसे वो खुदकुश हमलावर जो है वो आराम से चलता हुआ आता है
और पुलिस के पास पहुंच के चेक पोस्ट के पास वो अपने आप को धमाके से उड़ा देता है। अच्छा, यहां पे 3 पुलिस एहलकारों की शहादत की इत्तला मिली इब्तदाई तौर पे, और कई पुलिस वाले जो है वो वहां पे जख्मी भी हो गए, उन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। तो ये अफसोसनाक वाकया, भक्कर तक दहशतगर्द हैं, कुछ और इलाकों में भी पहले दहशतगर्दी के वाकयात तवातर के साथ हो रहे हैं। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के 2 बड़े वाकयात हुए हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और एजेंसियों के लिए बड़ा चैलेंज है। अब एक चीज मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं नाजरीन, के पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के तमाम वाकयात का इल्जाम फितनतुल हिंदुस्तान के ऊपर लगाता है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान।